दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सीटेट दिसंबर 2023 के लिए गणित पेपर फर्स्ट से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। यहाँ पर हम आपको सीटेट मैथ्स पेपर 1 से संबंधित प्रीवियस ईयर्स मैथ्स क्वेश्चन यानी पिछले वर्षों में पूछे गए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास में है, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? आंसर थे, पहला आंसर था 9999, दूसरा था 9000, तीसरा था 99 और चौथा था 8999। ये हमारे पास कुछ आंसर दिए हुए थे। देखिए, सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है वो होती है 1000 होती है। इसी प्रकार से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। अब हम यहाँ पर 4 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या निकालेंगे। 4 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या निकालेंगे। संख्याओं की संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में 9999 आया है, यानी वैल्यू बन जाएगी 9999 जो आया है, इसमें से आप 1000 माइनस कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। क्लियर हो? चलिए, ये वैल्यू सोल्व होने पर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 8999 और इसमें 1 प्लस कर दें तो हमारा जो आंसर बन गया वो बन गया 9000। तो ये हमारा क्या बन गया, फाइनल आंसर बन जाता है। इस प्रकार से बी पार्ट हमारा सही आंसर बन जाता है 9000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, ये कहता है किसी समचतुर्भुज रोम्बस के विकर्ण डायगोनल्स की लंबाई 8 सेंटीमीटर और कितनी है, 6 सेंटीमीटर। उसका परिमाप यानी पैरामीटर बताइए क्या होगा। रोम्बस हैज डायगोनल्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। फिगर इस प्रकार से जैसे दिया हुआ कि ABCD हमारे पास में क्या है, एक रोम्बस। आंसर क्या दिए हुए थे, 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ये हमारे आंसर दिए हुए थे। चलिए देखिए, रोम्बस में क्या होता है, इसमें डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर OB = OD होगा और OA = क्या होगा, OC होगा, और ये सभी क्या होंगे, 90 डिग्री बनेंगे। इस प्रकार से क्या देखेंगे कि हमारे पास में जो वैल्यू चतुर्भुज के जो विकर्णों की लंबाई वो तो दिखा रखी है 8 और 6 सेंटीमीटर। जो हमारा BD है, ये टोटल जो B से D तक है, ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है, B से लेके D तक की जो लेंथ है, ये वाली पूरी लेंथ की बात कर रहे हैं, ये पूरी 8 है। और A से लेके अगर C तक की बात करें तो ये पूरी लंबाई जो है वो कितनी है, वो 6 है। इसका ये क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं तो O से D तक की लंबाई क्या हो जाएगी, इट मीन्स BD की आधी हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका ये जो वैल्यू O से लेके हम C तक लेंगे, यानी O से C तक की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, AC की हाफ हो जाएगी। इस प्रकार से क्या बनेगा कि OD = क्या बन जाएगा, OD = बन जाएगा BD का हाफ, यानी BD/2 हो जाएगा, यानी कि 8/2 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये 4 सेंटीमीटर निकल के आ गई वैल्यू हमारे पास। ऐसे में OC निकालें तो OC की वैल्यू AC/2 हो जाएगी और AC/2 का मतलब बन जाएगा 6/2 बन जाएगा, यानी ये वैल्यू बन जाएगी 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये वैल्यू बन गई 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या लेंगे कि इन ट्रायंगल ऑफ किस में लेंगे, DOC में लेंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या बनेगा वैल्यू कि DC का जो स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा, DC का स्क्वायर, ये जो वैल्यू हमने DC को हम x मान लेगा यहाँ से यहाँ तक, तो DC का स्क्वायर जो होगा वो कितना बन जाएगा, OD या DO का स्क्वायर कह लीजिए, और प्लस कर देंगे OC के या CO के स्क्वायर में। क्या बनेगा
कि DC का स्क्वायर, ये जो हमने x माना है कि DC का स्क्वायर जो हो जाएगा, देखिए ये क्या बन गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OC क्या बन गया 3 बन गया, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होती है 16 होती है, इसको क्या बना लेंगे 9 बन जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 बन जाएगा। क्लियर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन गई 25। एक्स निकालेंगे, साइड निकल के आ गए, अंडर रूट 25 हो गई, 25 का रूट जो होता है वो 5 होता है, यानी 5 सेंटीमीटर की हमारी साइड निकल के आ गई। DC की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी DC की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई। रोम्बस है तो सारी साइडें क्या होंगी इक्वल होंगी। हमें क्या चाहिए था, पैरामीटर चाहिए था, इट मीन्स इसका परिमाप चाहिए था, पैरामीटर हमें चाहिए था। तो इसका जो पैरीमीटर जो होगा, यानी जो इसका परिमाप होगा वो क्या होता है, परिमाप क्या होगा, इट मीन्स 4 इंटू साइड होगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा। साइड कितनी निकली है 5 सेंटीमीटर की, 4 इंटू 5 कर दीजिएगा, क्या बन जाएगा 20 और इतने सेंटीमीटर, और ये क्या बन गया, ये बन गया आंसर हमारा, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। डी पार्ट हमारा राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए इस प्रकार से ये वैल्यू कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है और कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। ये कुछ आंसर दिखा रखे थे हमारे पास में, 1 किलो 200 ग्राम, 150 ग्राम, 4 किलो 50 ग्राम, 1 किलो 150 ग्राम, ये आंसर दिखाता है। आमों एवं सेबों के भार में कितना अंतर हुआ, ये हम निकालेंगे। आमों एवं सेबों के भार में, सेबों के भार में जो अंतर आ गया, भार में जो अंतर निकल के आ गया वो कितना आया, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। देखिए 2 किलो यानी 2 किलो 600 ग्राम है, 600 ग्राम जो, इसमें से आप क्या कर देंगे 1 किलो 450 ग्राम माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है कि 2 kg और 600 ग्राम है, ये हमारा 1 kg है और 450 ग्राम है। तो ग्राम में से ग्राम माइनस कर दिए और केजी में से केजी कितना बन गया 0 बन गया, 5 बन गया, 1 यानी कि 150 तो ये ग्राम बन गए, और केजी में से केजी क्या तो 1 kg आ गया। तो आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया 1 किलो और 150 ग्राम आंसर हो गया। यही हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर मैच कर जाता है डी पार्ट को, 1 किलो 150 ग्राम, ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर हो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। अब ये कुछ संख्याएं दिखा रखी हैं, इनमें से कौन सी महत्तम संख्या है ये हमें निकालना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहले इससे स्टार्ट कर लेते हैं डी पार्ट से कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 हो गया। आगे करते हैं तो 4 का स्क्वायर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब आगे लेते हैं 2 + 2 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है ऐसे, तो कितना होगा 2 2 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 बन जाएगा। आगे क्या लिखा है, ये लिखा है कि 2 + 2, ये ब्रैकेट में है ऐसे, और इसका स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ। इसका मतलब क्या बन गया 2 2 4 का स्क्वायर तो अंदर से बन गया ऐसे, और उसका भी क्या बना स्क्वायर बना। 4 का स्क्वायर कितना तो 16 होता है, और 16 का भी क्या होता है स्क्वायर होता है। ये वैल्यू कितनी होगी 256 आ गई, तो ये क्या बन गया राइट आंसर, महत्तम वैल्यू आ गई। इट मीन 256 हमारा आंसर, इसका मतलब ए पार्ट जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिखा रखा है, क्वेश्चन 5 कहता है कि एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 78692 है, इसमें से 29642 ये इतने पुरुष हैं और 28167 इतनी महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या बतानी थी। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इतना, एंड आउट ऑफ विच दिस आर मैन और दैट आर वोमेन, तो रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। तो आपको मतलब फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको फाइंड करना था। ये कुछ आंसर दिखा रखे थे हमारे पास में। तो सबसे पहले ये कि हमारे पास में कुल जनसंख्या कितनी है, यानी कि गाँव की कुल जनसंख्या कितनी है, ये हम लिखेंगे। गाँव की कुल जनसंख्या हमारे पास जो दिखा रखी है, कुल जनसंख्या जो दिखा रखी है वो कितनी है 78692 दिखा रखी है। चलिए अगर यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का योग करें
पुरुष प्लस महिलाओं का योग करें, इसमें पुरुष प्लस महिला कितनी है ये निकालें, तो पुरुष और महिलाओं का टोटल कर लेते हैं 29642, ये तो पुरुष हो गए, प्लस महिलाओं की संख्या है 28167, ये महिलाओं की संख्या निकल के आएगी। इनका टोटल करते हैं तो आंसर निकल के आएगा 57809, ये इनका टोटल निकल के आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चों की संख्या कितनी निकल के आ गई, तो बच्चों की संख्या कितनी हो गई, बच्चों की संख्या निकल के आ गई कुल जनसंख्या में से जो हमारे पास 78692 दिखा रखी है, उसमें से पुरुष और महिलाओं का जो टोटल निकला 57809 निकला, इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बच्चों की संख्या जो निकल के आ गई कितनी, 20 कितना बन गया हमारे पास 883 निकल के आ गया, और यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन जाता है। तो ये वैल्यू किसको मैच करती है, 20883, ये ए पार्ट को मैच कर जाती है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर बन जाता है। ए पार्ट इज योर राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3/3/4 रुपये है तो 2 पेंसिलों का मूल्य बताइए। इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज 3/4 रुपीज देन द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल कितना होगा, ये हमें बताना है। इसमें 5 पेंसिलों का मूल्य दिखा हुआ, यानी कि यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास में 5 पेंसिलों का मूल्य दिखा रखा है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना बन गया हमारे पास में, का मूल्य कॉस्ट जो है वो कितनी बन गई, यानी कि कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल कितना बन गया, 3/4 रुपीज़, क्या बन गया, 4 दियो 12 दिन कितना होगा, 15 बटे क्या बन गया, 4 बन गया, और तो को काट लेने, इट मीन्स कितना बन गया, 4 दिए 12, 7 और 5 बन गया, तो 3.75 बन गया। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना बन गया, एक पेंसिल का जो मूल्य बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य जो हो जाएगा वो क्या कर देंगे, ये जो हमारा 3.75 आंसर निकला इसको डिवाइड बाई 5 कर दे। हमें तो कितने का चाहिए, 2 पेंसिल का वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू बन गई कि 2 पेंसिलों का मूल्य क्या बन गया, 2 पेंसिलों का जो वैल्यू बन जाएगा या मूल्य बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, ये जो 3.75 निकला इसको डिवाइड बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, ये इसको काटेगा 0.75 टाइम, यानी आंसर बन गया 0.75 मल्टीप्लाई बाई 2 जो 1.5 बन गया, 1.5 बन गया, 1.5 बन गया। अब इतने रुपीज़ आ गए, यानी कि जो 1.5 है इसको सोल्व कर लो, 1.5 पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ गया, 10 बन गया, इनके वैल्यू बन गई 15/10, ठीक है, और 5 × 15 5 दूना 10, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, ₹3/2 आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है, ₹3/2 आंसर बन गया, दैट इज 3/2, बी पार्ट में लिखा हुआ ₹3/2, 1.5 को ₹3/2 इस रूप में रिप्रेजेंट किया होता है, तो बी हमारा आंसर बन गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 के संख्याओं 425 और 476 का महत्तम समापवर्तन में से पे, इट मीन्स HCF पूछा गया, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ द नंबर 425 और 476। आंसर कुछ इस प्रकार से दिखा रखे थे, 4, 5, 17 और 51, ये कुछ आंसर दिखा रखे हैं। चलिए सोल्व करते हैं इसको। हमारे पास में सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास जो 425 दिखा हुआ है, 425 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके आप फैक्टर कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, किससे कटेगा, पहले 5 से काट लेते हैं, 5 × 40 हो गया, 5 × 5 25 हो गया, फिर 5 से काट लेते हैं इसको, कितना का 5 × 1 हो गया और 5 × 7 और फिर 17 से काट लेते हैं इसको, कितना बन गया, 17 से तो 1 बार कैंसिल हो गया, यानी कि जो 425 वैल्यू हो, 425 जो वैल्यू है इसके फैक्टर बन गए 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई कितना बन गए 17, ये बन गए हमारे पास में इसके फैक्टर, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अब जब 476 को सोल्व करते हैं तो 476 के क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, देखो 476 पहले 2 से कैंसिल हुआ, कितना बना 2 2 जा 2 3 जा 2 8 जा, फिर इसको फिर किससे 2 से फिर कैंसिल कर सकते हैं, कितना बन जाएगा 119 बन जाएगा। अब इसे किससे कैंसिल कर, 7 से कैंसिल होगा, कितना बन जाएगा 7 1 जा और 7 7 जा, और फिर ये 17 से कैंसिल होगा, कितना बन जाएगा 1 टाइम। यानी हम देखते हैं कि जो 476 हमारे पास वैल्यू था उसका आंसर आपने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 17 हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर HCF निकालना है, HCF निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा 17 निकलेगा, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन कौन है 17, तो 17 हमारा क्या होगा आंसर हो गया।
कौन सा पार्ट आंसर बन गया? पार्ट नंबर सी हमारा आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि संख्याओं 90, 60, 75, 35 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम फाइंड करवा है। व्हाट इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ द नंबर ऑफ 90, 60, 75 और 35 निकाली। इसका लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमसे पूछा गया कि क्या निकलेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बन के आएगा हमारे पास में, सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या वैल्यू बनेगी? देखो ये 90 दिखा रखा, 60 दिया हुआ, 75 दिया हुआ और क्या दिया हुआ? 35 दिया। 90, 60, 75, 35, 90, 60, 75, 35 ये वैल्यू हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कैंसिल करें 2 से। 2 से कैंसिल किया तो ये तो 45 हो गया, ठीक है। अगले वाला कितना होगा? 30 हो गया। ये 75 ऐसे ही और 35 ऐसे छोड़ दिया हमने। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? फिर वैल्यू क्या बन जाएगी? ये तो 45 ऐसे छोड़ देते हैं, ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई 15 में, ठीक है। आगे 75 ऐसे कैसे ही और 35 भी ऐसे कैसे ही, ठीक है। फिर इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 बन जा और 3 5 जा, ये तो 15 बन गया हमारे पास में। 3 से कैंसिल हो गई, ये कितना बन गया? 3 5 जा बन गया, ठीक है। ये हमारे पास जो 25 से 75 होता है, एट मीन्स ये 25 बन गया और ये 35 ऐसे कैसे रहा। इसको फिर 3 से कैंसिल कर सकते हैं, ये क्या बन जाएगा? 3 5 जा 15 बन जाएगा, 5 ऐसे कैसे हो जाएगा, 25 ऐसे कैसे रहेगा और 35 भी ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। 2 बार 3 से कैंसिल हो गया, चलेगा। उसके बाद 5 से कैंसिल कर देंगे। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1 टाइम आएगा, ये भी 1 टाइम हो गया। ये 5 5 जा और ये 5 7 जा। फिर 5 से कैंसिल कर सकते हैं आप इसको आराम से, कितना हो जाएगा? ये भी 1 में कन्वर्ट है ही, ये 1 में कन्वर्ट है ही, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बचेगा 7। अब फिर लास्ट में क्या करेंगे? 7 से कन्वर्ट करके सबका 1 1 1 बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ फैक्टर निकल के आ गए इस प्रकार से, ठीक है। तो फैक्टर क्या निकले हमारे पास में नाउ? तो एलसीएम कितना बना? एलसीएम क्या बना हमारे पास में? देखो ये वैल्यू क्या कहते हैं कि 2 तो 2 बार है, 2 की पावर 2 बन गया और क्या बन गया? 3 की पावर 2 बन गया और 5 की पावर 2 बन गया और 7 बन गया, ठीक है। इस प्रकार से अब ये देखें तो 2 की पावर 2 तो 4 होता है, 3 की पावर 2 करें 9 होता है और ये कितना होता है? 25 होता है और ये 7 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कितना कर दें, 9 चौक 36 में 25 7 175 होता है, 175 जो होता है इसकी क्या कर दे? मल्टीप्लाई। 36 में हम 175 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? 6300 निकल आएगा, 6300 निकल आएगा। ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा फाइनल एलसीएम बन जाता है, ठीक है। बी पार्ट हमारा राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 9th क्वेश्चन की बात करें। 9वां क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटा रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। इस प्रकार से 5 persons पेंट ए हाउस इन 3 days, right? When they work 8 hours respectively every day, it means then if one person work 4 hours every day, तो कहता है हाउ मच इज टाइम, कितना समय लगेगा, विल इट टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। चलिए इस प्रकार से आंसर मुझे 30 दिया हुआ है, 15/2, 6/5 और 3/10 ऐसे कुछ आंसर दिए यहाँ पर दिए हुए हैं। हियर देखिए, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि m1 की वैल्यू जो है इट मीन्स हियर, तो ये वैल्यू क्या बन गई कि m1 हमने m1 जो मैन है वो 5 है, ठीक है। उसके बाद h1 जो आवर्स लग रहे हैं, घंटे लग रहे हैं, वो 8 लग रहे हैं। उसके बाद में क्या D1 यानी कि जो दिन लग रहे हैं वो 3 लग रहे हैं पहले केस में। इसी प्रकार से सेम एज M2 यानी कि जो मैन है वो 1 है, ठीक है। आवर्स जो लग रहे हैं H2 यानी समय जो लग रहा है वो 3 लग रहा है और D2 यानी दिनों की संख्या हमें निकालनी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये जानते हैं क्या हुआ कि वी नो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि M1 D1 H1 या M1 H1 D1 कह लीजिए, M1 D1 H1 कह लीजिए, MDH नाम रखेंगे, MDH से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा M2 D2 H2 बन जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। M1 की वैल्यू 5 है, D1 की वैल्यू 3 है, H1 की वैल्यू 8 है।
इज इक्वल टू M2 की वैल्यू 1 है, D2 हमें फाइंड करना है और H2 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, D2 फाइंड कर देंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8 को 3 से डिवाइड कर देंगे और 3 से कट गया, 3 5 8 कितना बन गया, 40 बन गया। एट मीन्स कितना बन गया वैल्यू, आंसर हमारे पास में क्या बन गया, देखो ये हमारे पास 5 था, ठीक है, और ये हमारे पास कितना था, D1 कितना 3 था, H1 कितना था हमारे पास में, H1 हमारे पास कितना था 8 था हमारे पास में, H1 कितनी वैल्यू थी, H1 की वैल्यू 8 थी हमारे पास में। चलिए ये घर का एक व्यक्ति यानी ये वैल्यू है 1 हमारे पास और आर्स हैं 4, चलिए ये 4 है, ये 4 दिया हुआ एक्चुअल में, ये 4 था, इसको हमने यहाँ 4 नोट करना था। ये वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, H2 की जो वैल्यू थी वो 4 थी, ये वैल्यू कितनी थी 4 थी हमारे पास में। तो ये इसको थोड़ा सा एक बार चेंज कर देंगे, तो ये क्या बन गया हमारे पास, देखिए ये 4 था, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। चलिए ये कितना बन गया, H2 की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, ये 4 बन गई, तो ये ऐसे ही 4 की डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूना 8 होता है, ठीक है, 5 15 दूना कितना बन गया, 30 बन गया, ठीक है, 30 योर राइट आंसर। ये कितना बन गया, 30 बन गया। तो 30 घंटे जो है हमें लगेंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये वैल्यू जो बन गई, यानी कि 30 इज़ योर राइट आंसर। ये यहाँ पर 4 दिया हुआ था, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये कहता है एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 हो तो चौथे विषय में प्राप्त अंक निकालिए, कितने निकल गए। आंसर थे 50, 144, 152 और 56 दिखा रखे थे। चलिएगा देखिएगा, 4 विषयों में कुल प्राप्तांक कितने हैं, 200 हैं, यानी कि जो हमारे 4 विषय दिखा रखे हैं, 4 विषयों में कुल प्राप्तांक जो प्राप्त हुए हैं उनकी वैल्यू है 200। चलिए 3 विषयों के कुल प्राप्तांक निकाल लें तो क्या निकल के आ जाएगा, इट मीन्स 3 विषयों के कुल प्राप्तांक अगर आप निकालेंगे, कुल प्राप्तांक अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 48 गुना 3 हो जाएगा। 48 गुना 3 विषयों की बात कर रहा है तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, 144 बन जाएगा, 144 बन जाएगा। हम चौथे विषय के अंक की बात कर रहे हैं, इट मीन्स चौथे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, चौथे विषय में के अंक अगर हम निकालें तो चौथे विषय के अंक कितने निकल के आएंगे। देखिए 200 तो वैल्यू हमारे पास टोटल थी, उसमें से 144 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया हमने, तो क्या आंसर निकल के आ गया, 56 निकल के आ गया, और यही हमारा आंसर बन जाता है, यानी डी पार्ट हमारा आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची है, तो उसने उस साइकिल यानी वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। ए पर्सन सोल्ड ए साइकिल एट ₹935 विद ए गेन ऑफ 10%, देन हाउ मच अमाउंट डिड ही परचेज द साइकिल। कुछ आंसर दिखा रखे हैं हमारे पास में, जो 945, 850, 925 और 1085 दिए हुए। देखो हम लेट कर लेते हैं कि जो कोस्ट प्राइस है यानी कि जो क्रय मूल्य है वो x है। हम मान लेते हैं कि माना जो क्रय मूल्य है या कोस्ट प्राइस है हमारे पास में, जो क्रय मूल्य है यानी कि जो कोस्ट प्राइस है वो x है हमारे पास, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो हमारे पास होगा, यानी कि जो विक्रय मूल्य बनेगा यानी कि जो उसको सेलिंग प्राइस कहेंगे, एसपी जो कहेंगे, वो क्या होगा हमारे पास में। देखो क्या होगा कि जो क्रय मूल्य होगा, जितना क्रय मूल्य था, ठीक है, चलिए उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना 100 प्लस जो लाभ हुआ है, जितना प्रॉफिट हुआ है उसको प्लस करके डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है, और इंटू CP होता है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसका यूज़ करने हैं यहाँ पे। चलिए हम क्या निकालना चाहते हैं, देखो सेलिंग प्राइस में क्या 935 दिया हुआ है, तो 935
935 इज इक्वल टू, क्रय मूल्य क्या निकाला हमने, x निकाला, ठीक है। अब ये 100 प्लस लाभ कितना 10% का, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड कितना हो गया, 100 हो गया, ऐसा हो गया। इसके अपॉन 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया कि x इंटू 110 इज इक्वल टू 935 मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। अब हमें तो x निकालना है, x निकालना है यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 935 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 110 कर दो। एक जीरो तो यहाँ से कट गई, 11 से काट लेंगे इसको, 11 × 88, 11 पंजे कितना बन गया, 55 बन गया। तो ये आंसर कितना बन गया, आंसर बन गया 85 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका मतलब आंसर आ गया ₹850, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाता, फाइनल आंसर बन जाता है, दैट इज बी पार्ट इज योर राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे दोस्तों। आने वाली वीडियो के लिए CTET 2023 के लिए, दिसंबर 2023 के लिए हम और भी वीडियो बहुत जल्दी लाने वाले हैं, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किसमें से 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने बैंक में कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। अगर 3 साल बाद वह ₹7250 वापस करता है तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे। ए पर्सन इट मीन्स टुक सम लोन जो है फ्रॉम ए बैंक एट रेट ऑफ 15% एनुअल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। इफ ही पे बैक ₹7250 आफ्टर 3 years देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन, कितना था, ये हमें आंसर निकालना। आंसर थे 5000, 4500, 6500 और 5500, ये कुछ आंसर दिखा रहे हैं। अब लेट मान ले तो प्रिंसिपल था हमारे पास में, लेट मान लिया कि जो व्यक्ति ने कितना पैसा उधार लिया, लेट प्रिंसिपल जो था वो x था जो पैसा उधार लिया। रेट परसेंट कितना था, रेट परसेंट हमारा है 15% का, 15% का क्या हो गया, रेट परसेंट हो गया। चलिए उसके बाद में क्या हुआ, समय जो लगा यानी कि समय n जो हमने मान लिया कितना, n क्या दिया, 3 साल दिया हुआ, 3 years की बात कर रहा है, 3 वर्ष हो गया, 3 years हो गया, ठीक है। अच्छा मिश्र धन जो हो जाता है, अमाउंट जो हो जाता है वो कितना होता है, 7250 हो जाता है। चलिए देखिए सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जोड़ दिया तो आपका अमाउंट बन गया, ठीक है। चलिएगा अब इसमें से सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारे पास में कितना होता है, PRT/100 होता है, PRT/100 होता है सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो P का मतलब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में, x है। रेट कितना है हमारे पास में, रेट जो है हमारे पास कितना है 15 दिखा रखा, और समय कितना दिखा रखा हमें 3 दिखा रखा, और बटे कितना हो गया 100 हो गया। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया कितना 15x/100, ये बन गया। चलिएगा अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्या बनता है कि अमाउंट जो हमारे पास में है यानी कि जो 7250 है, यानी वैल्यू जो क्या बन गई कि सिंपल इंटरेस्ट जो बना है वो बना 15x/100, और इसमें आपने क्या किया, प्रिंसिपल यानी x जोड़ दिया, तो ये वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू 7250 के बराबर हो गई। इतना वैल्यू क्लियर हो गया। चलिए तो क्या हो गया, सॉरी 45 बन गया, 45 बन गया, ये बन गया 45 बन गया, क्योंकि 15 30 45 है, 45 बन गया, ये 45x बन जाएगा। तो 45x/100 जो वैल्यू है उसमें आपने x ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये 7250 बन गया। क्लियर हुआ। चलिएगा अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में, 100 आ जाएगा, तो ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी कि 45 में x में 100x तो ऊपर जुड़ जाएगा, और नीचे का जो 100 है वो चला जाएगा 7250 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये तो बन गया 145, 145x जो है वो हमारा 7250, और ये 2 0 इसके भी आ गए, तो x की वैल्यू निकालनी है मैं तो 725000 और डिवाइड बाई 145 कर दें, ठीक है। अब 145 कर दें तो 5 टाइम्स वैल्यू कट जाती है, कितना बन गया 5000 हो गया। x की वैल्यू आ गई 5000 रुपये, कितना लिया था 5000 लोन लिया था उसने, क्या बोली था 5000 लोन लिया था। इस प्रकार से आंसर ए पार्ट जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में
प्रिंसिपल जोड़ा, अमाउंट निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, 15 3 से 45x हो गया और ये वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि ₹500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज कितना होगा। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 6 मंथ्स विद ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, लेकिन कैलकुलेट करना है 6 मंथली में कैलकुलेट करना है। चलिए यहाँ कैलकुलेट करेंगे 6 मंथली में हमें क्या ब्याज निकालना है। आंसर दिखा रखे हैं 20, 30, 48 और 40 आंसर दिखा रखे। देखो ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो PRT/100 होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल की बात करें, यानी प्रिंसिपल की बात करें तो कितना है 500 रुपये। ठीक है, रेट की बात करें तो रेट है 8% का, और समय की बात करें टाइम जो है वो कितना हो जाएगा 6 मंथली है तो 1/2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2 वर्ष हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट रख दीजिए, कितना बन गया सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू प्रिंसिपल तो बन गया 500, रेट बन गया कितना 8%, समय बन गया 1/2। ठीक है, और नीचे क्या आ गया 100 आ गया इधर, तो 100 से तो ये 5 बार कट गया। ठीक है, और ये इससे कितना कट गया 4 बार कट गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 5 × 4, यानी कि कितना बन गया सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ गया कितना 20 रुपीज़ जो है ये हमारा आंसर बन गया 20 रुपये आंसर बन जाता है, यानी ए पार्ट हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक व्यक्ति एक्स जो है वो 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है। किसको, वाई को बेच देता है, और वाई उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची, किस मूल्य पर। ए पर्सन एक्स सेल आर्टिकल ₹100 विद ए लॉस ऑफ 10% टू द पर्सन ऑफ वाई, वाई सेल टू द गेन ऑफ द 10% अनदर, इट मीन्स पर्सन जेड हमारे पास में, तो अनदर पर्सन जेड जो है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द विच वाई सोल्ड टू द जेड। तो ये कुछ हमारे पास आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। आंसर है हमारे पास 100, 99, 110 और 101, ये कुछ आंसर दिखा रहे हैं। देखो y के लिए वस्तु का क्रय मूल्य निकालें तो वो x के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी y के लिए अगर हम क्या कर दें वस्तु का, y के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य जो है यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा वो इजिकल टू क्या होगा, इट मीन्स x के लिए वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा, x के लिए वस्तु का क्या होगा विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा, इट मीन्स उसका सेलिंग प्राइस होगा, यानी y के लिए वस्तु का क्रय मूल्य यानी इजकल टू x के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो आंसर क्या बनेगा कि आंसर फॉर्मूला होता है 100 माइनस क्या कर देंगे 100 और इनटू कितना बन जाएगा 10 अपॉन क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। दैट इज कि 100 में से क्या 10% कितना लॉस हुआ, हानि हुई है, तो 100 माइनस 100 इंटू लॉस परसेंट ऑफ 100 माइनस कर देंगे तो ये कट गया, आंसर बन गया 100 माइनस 10, दैट इज आंसर आ गया ₹90। ये पहले केस में आंसर आ गया, यानी एक्स के लिए वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना बना, वो 90 रुपीज़ बना। अब जेड के लिए जो क्रय मूल्य है वो वाई के लिए विक्रय मूल्य है, यानी जेड के लिए अगर आप क्रय मूल्य निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालेंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो जो आंसर निकल के आएगा वो वाई के लिए क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य बन जाएगा, यानी आंसर बन जाएगा 90 प्लस, क्योंकि अब की बार क्या 10% का प्रॉफिट हुआ तो प्लस लगा देंगे, लॉस हुआ तो माइनस लगा दिया था हमने, फॉर्मूला हो गया 100। ठीक है, और कितना हो गया मल्टीप्लाई बाय कितना, नहीं 100 नहीं हुआ 90 की बात चल रही है, तो 90 की बात करें तो ये वैल्यू 90 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 प्लस कितना हो जाएगा ये 90 इंटू 10/100 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये वैल्यू कट जाती है, कितना हो जाएगा वैल्यू, इट मीन्स ये दोनों जीरो इस दोनों जीरो से कट गए, तो आंसर कितना आएगा 90 में 9 जोड़ दिया तो 99 रुपीज़ आ गया। अभी जो 99 रुपीज़ हमारा आंसर निकला है यही वाई के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर हम वाई के लिए क्या निकालते हैं विक्रय मूल्य निकालते हैं, विक्रय मूल्य निकालते हैं, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस निकालते हैं,
तो उसका आंसर आ गया ₹99। यही हमारा क्या बन जाता, आंसर बन जाता है। बी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। वाई के लिए विक्रय मूल्य ₹99 हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है कि किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक चक्कर लगाओ 250 मीटर दौड़ेंगे। एक लड़की 7500 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, इतने दौड़ चुकी है, तो वह कितने चक्कर लगाए और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर और लगाने होंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ 3,9 और 30,90, 3,90 और 30,9 कुछ आंसर इस प्रकार से दिखा रखे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैदान की परिधि क्या है। इस मैदान की परिधि क्या होगी, मैदान की सरकमफेरेंस क्या होती है। परिधि की बात कर लें, सरकमफेरेंस क्या होती है, तो सरकमफेरेंस जो होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है। अगर ये गोला बना हो इस प्रकार से और यहाँ पर ये रेडियस होगी इस तरह से r, तो इसका सरकमफेरेंस जो होगा वो कितना होता है, 2πr होता है। चलिए अब 2πr होता है तो वो वैल्यू कितनी दिखा रखी है, वो दिखा रखी है 250 मीटर, ये दिखा रखी है। चलिए अब अगर बात करें नाउ, अब देखिए 7500 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर दिए आप मीटर में तो कितने बन गए, 750 मीटर बन गए। अगर चक्कर की बात करें तो 750 को यानी एक चक्कर में चली गई दूरी तो कितनी है, 250, तो 750 में कितनी होगी, तो क्या कर देंगे इसके, अगर हम क्या निकालें, एट मीन्स कितने चक्कर हम चल रहे हैं यानी कितने राउंड इसमें ले लिए हैं, तो 750 मीटर का मतलब क्या बन गया, 750 मीटर में डैश 750 का मतलब हो गया कि 3 गुना 250, यानी कि हम इसमें 3 चक्कर चल चुके हैं। पहला आंसर तो ये बन गया कि 3 चक्कर चल गए। एट मीन्स वो लड़की जो है वो 7500 सेंटीमीटर दौड़ चुके हैं, इसका मतलब वो 3 चक्कर ले चुकी है। चलिए अब 3 किलोमीटर की दौड़ में कुल दूरी कितनी बनी, तो 3 किलोमीटर की बात करें तो इसका मतलब होता है 3 गुना 1000, 3 गुना 1000 दैट इज ये बन गया 3000 मीटर। क्या बन गया, 3000 मीटर बन जाता है। 3 गुना 1000 3000 मीटर बन गया हमारे पास। अब क्या करते हैं कि जो शेष दौड़ी जाने वाली दूरी जो है वो कितनी है हमारे पास में, जो शेष दूरी कह लीजिए या इसमें शेष दौड़ी जाने वाली दूरी कह लीजिए, दौड़ी जाने वाली दूरी कितनी बची वाली दूरी जो है की बात करें तो क्या होगी, 3000 में से अब 750 माइनस कर दें, इतनी दौड़ चुकी है तो वैल्यू कितना बन गया, इट मीन्स 2250 इतने मीटर। अब क्योंकि हमें शेष चक्कर भी निकालने हैं, कितने शेष चक्कर बचे हमारे पास में जो उसे लगाने हैं, तो शेष चक्कर का मतलब जो 2250 जो दूरी आई है उसको क्या कर दें, एक चक्कर है 250, 250 मीटर चलता है एक चक्कर में, उससे डिवाइड कर दें तो ये सीधा सीधा जो क्या कर देगा, 25 नंबर 225 9 आ गया आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया, आंसर क्या बन गया, पहला पार्ट तो बन गया 3 और दूसरा बन गया 9, यही आंसर हो गया। एट मीन्स 3 और 9 कहाँ बैठा, ए पार्ट में बैठेगा, 3 और 9 दैट इज ए पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में चलते हैं। देखो 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन, इन 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया हमारे पास में कि कितना हमारे पास है, वैल्यू कितनी है, 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल पहले केस में और 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम दूसरे केस में दिया हुआ, तो इसमें से घटाने पर क्या प्राप्त होगा। दैट इज देखो 1 मीट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं ये, और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम और 1 क्विंटल 100 किलोग्राम। इस प्रकार से हमारे पास ये कुछ आंसर दिए हुए हैं, इन्हें हम सोल्व करेंगे। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में। देखो ये क्या कहता है, पहले कहता है कि 12 मीट्रिक टन, 12 मीट्रिक टन और कितना है 8 क्विंटल दिखा रखा, 8 हमारे पास में क्विंटल दिया हुआ, तो इसको क्या कहेंगे। देखो 12 मीट्रिक टन मतलब कितना, 12000 तो ये हो गया, 12000 तो ये हो गया, प्लस 1 क्विंटल में 800, तो 8 में कितने, 1 क्विंटल में 100 तो 8 में कितने हो गए, 800 हो गए, तो ये बन गया। तो वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास में, 12800 क्या बन गए, किलोग्राम बन गए। 12800 क्या बन गए, ये
इतने किलोग्राम बन गए। देखो 12 मीट्रिक टन है तो 1 मीट्रिक में 1000, तो 12 में 12000 हो गए। 8 कुंटल, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम, तो 8 कुंटल में 800, तो 12800 किलोग्राम बन गए। चलिए अब हम कन्वर्ट करते हैं 8 मीट्रिक टन को, ये 8 मीट्रिक टन और साथ में कितना 50 किलोग्राम, 50 इट मीन्स किलोग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 8 मीट्रिक टन का मतलब कितना हो गया, सीधा सीधा 8000 हो गया, 8000 हो गया, ये तो 8000 हो गया और प्लस 50 ग्राम इसमें है ही, तो कितने बन गया 8050 किलोग्राम बन गया। ये वैल्यू बन गई हमारे पास, ठीक है, दोनों बन गया। तो आंसर क्या निकलेगा, क्योंकि हमें इसको क्या माइनस करना, घटाने प्राप्त आंसर, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा कि 12800 में से हम 8050 माइनस कर देंगे, तो इतने केजी आंसर प्राप्त होगा। जो वैल्यू बनेगी इतने केजी आंसर बनेगा। तो ये आंसर बन गया 47, कितना बन गया 50 केजी। अब इसको कन्वर्ट करें अगर इस लैंग्वेज में जैसा इन्होंने आंसर दिया हुआ है तो 4000, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं ऐसे 4000 प्लस 700 प्लस 50, ठीक है, ऐसे इतने केजी में कन्वर्ट हो गया ये इस प्रकार से। अब 4000 का मतलब तो क्या बन गया 4 मीट्रिक टन बन गया, यानी ये 4 मीट्रिक टन हो गया, ये तो हो गया। और 700 का मतलब कितना हो गया, 700 का मतलब हो गया 7 क्विंटल, 7 क्विंटल बन गया हमारे पास में, ठीक है। और कितना बन गया 50 ग्राम एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 50 किलोग्राम जो है वो एज इट इज़ रहेगा। 50 कितना बन गया, इट मीन्स किलोग्राम ऐसे रहा, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। अब 4 मीट्रिक टन हमारे पास ये रहा, 4 मीट्रिक टन 60 क्विंटल 50 किलोग्राम, क्लियर। ये बी पार्ट हमारा आंसर बन जाता है, MT फॉर मीट्रिक टन, ठीक है। तो ये मीट्रिक टन हमारा आंसर बन जाता है, यानी कि बी पार्ट हमारा आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये कहता है कि एक टंकी में 400 लीटर पानी है, इसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरा जाता है, तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए कितनी होगी क्षमता ये हम निकाल लेते हैं। देखिए टंकी की क्षमता या आयतन जो है वो कितना दिखा रखा, 400 लीटर दिखा रखा, यानी कि जो हमारा टंकी का आयतन जो है वो कितना है, वो है क्षमता जो है वो कितनी है 400 लीटर की है, क्लियर। शेष पानी कितना बच गया, टंकी में जो शेष पानी बचा वो कितना बचा, यानी 400 में से, 400 में से ये हो गया 400 में से क्या करते हैं 12 लीटर 500 मिलीलीटर दिखा रखा है, इसके लीटर बना ले 500 मिलीलीटर के हमारे पास में, तो ये कितना बन जाएगा 125 लीटर बन जाएगा, 125 लीटर बन जाएगा। 12 लीटर तो 500 बनाएंगे तो 5 बन जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा 125 लीटर बन गया हमारे पास में। चलिए इतनी वैल्यू बन जाती है, तो ये आंसर कितना बन गया 125 आपका क्या बन गया लीटर बन गया। माइनस कर दीजिए कितना बन गया आंसर, नहीं 125 नहीं 12.5 बनेगा, 12.5 बनेगा। ये 500 जो दिखा रखा है वो हमारे पास में वैल्यू क्या है 500 मिलीलीटर है, तो 12.5 बनेगा। ये क्या बनेगा 12.5 बनेगा, तो ये आंसर बन गया 12.5। यहाँ बनेगा 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये क्या आंसर 0.5 देगा, और 12 पहले से है तो 12 प्लस 0.5 बन जाएगा, 125 नहीं बनेगा 12.5 बनेगा। इतने क्या बन जाएगा, इतने लीटर बन जाएगा, ठीक है। ये 12.5। अब इसको 12.5 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 387.5 बन जाएगा, क्लियर। इतने लीटर आ गया आंसर, क्लियर हुआ। चलिए अच्छा कोई अब कहते हैं कि एक डिब्बे की क्षमता निकालनी, 25 डिब्बे में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे में क्षमता कितनी होगी, तो एक डिब्बे की क्षमता कितनी बन जाएगी, एक डिब्बे की क्षमता कितनी बन जाएगी। देखिएगा हमारे पास में जो टोटल है वो 387.5 है, उसको क्या कर दिए 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो ये कितना आ जाएगा 15.5 बन जाएगा, 15.5 बन गया, यानी आंसर बन गया
15.5 लीटर में आ गया। लेकिन हमें आंसर लीटर में नहीं दे रखा, हमें आंसर लीटर और मिलीलीटर दोनों में दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये तो 15 तो लीटर बन गया, 15 तो लीटर बन गया और 500 मिलीलीटर बन गया। 500 इट मीन्स 500 क्या बन गया, मिली लीटर बन गया। तो क्या बन गया, वैल्यू बन गई 15 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो ये कहाँ दिया हुआ, सी पार्ट में दिया हुआ, 15 लीटर और 500 मिलीलीटर आंसर बन जाता है। क्लियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। ये 60 मीटर और 40 मीटर है। इसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई से घास लगाई गई है। इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई से, यानी यहाँ पर भी ये कितना है, 5 मीटर है, यानी ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, इट मीन्स 5 मीटर है। ठीक है। ऐसे ही देखें तो ये भी कितना हुआ, यहाँ भी 5 मीटर हुआ, ये भी इधर भी 5 मीटर होगा। लंबाई में 5 और चौड़ाई में भी 5 क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। ये सभी क्या होंगे, 5-5 मीटर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये भी कितना बढ़ जाएगा, 5 मीटर लंबाई में, 5 मीटर चौड़ाई में क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए देखिए, आयताकार मैदान की लंबाई जो है, आंसर देखें तो इट मीन्स मैदान की लंबाई जो है वो कितनी है, मैदान की जो लंबाई है, आयताकार मैदान की लंबाई वो कितनी है, 60 मीटर है। क्लियर। चौड़ाई जो दिखा रखी है वो कितनी है, वो है 40 मीटर। अभी कहता है कि इतनी, ये क्वेश्चन का है कि बाहरी घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो घास सहित मैदान की लंबाई कितनी बन गई, अगर हम बात करें तो घास सहित मैदान की लंबाई बन जाएगी, मैदान की जो लंबाई बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, देखो 60 तो ये है, 5 इधर जुड़ गया और 5 इधर जुड़ गया, कितना बन गया, 2 जुड़ गया, एट मीन्स 2 बार 5 जुड़ गया, तो 60 में 5 कितना, 10 जुड़ गया, तो कितना हो गया, 70 मीटर तो लंबाई बन गई। अब हम चौड़ाई की बात करते हैं। घास सहित चौड़ाई जो बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, एट मीन्स ये बन जाएगा, एट मीन्स घास सहित जो चौड़ाई बनेगी हमारे पास में, एट मीन्स घास सहित जो चौड़ाई बन जाएगी वो कितनी बनेगी, वो यहाँ पर हम लिख देंगे कि घास सहित जो चौड़ाई हो गई वो कितनी हो गई, 40 में इधर भी 10 जुड़ गया, ये कितनी 50 मीटर हो गई। देखो 40 में 5 उधर गया और 5 इधर गया, तो दोनों तरफ क्या हो गया, दैट मीन्स 5 और 5 10 हमारे पास 40 में उड़ गया। तो ये जो बाहरी हमारे पास में ये तो कितना बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये तो बन गया 70 मीटर बन गया। ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करें टोटल इसकी, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 50 मीटर। ठीक है। तो चौड़ाई बाहर से बन गई 50 मीटर और लंबाई बन गई 70 मीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल जो है हम निकालेंगे, तो घास सहित मैदान का जो क्षेत्रफल है उसमें से मैदान का क्षेत्रफल नॉर्मल जो है वो हम माइनस कर देंगे। तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल कितना बन गया, इट मीन्स घास लगाने वाली जगह का जो क्षेत्रफल बन गया, वो इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास में मैदान का क्षेत्रफल कितना है और घास सहित मैदान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। तो क्या करते हैं, यानी कि मैदान का क्षेत्रफल जो है माइनस, देखो ये बन गया 70 मल्टीप्लाई बाई 50, ये तो घास सहित हो गया, माइनस 60 मल्टीप्लाई 40, ये मैदान का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना 3500 हो गया, 6 चौक 24, ये 2400 हो गया। तो ये क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया 1100 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। और ये सी पार्ट को फॉलो करता है, 1100 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 19 क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा ये हमें निकालना है। आंसर थे 2%, 6%, 14% या 4%, ऐसे कुछ आंसर दिखा रखे हैं। देखो अगर हम लॉस परसेंट निकालें
तो क्या होता है फॉर्मूला कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है कितना लॉस हुआ, ठीक है, किस कॉस्ट प्राइस पर हुआ, और इंटू 100 कर देते हैं। क्लियर हुआ? चलिएगा, अभी कहता है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत हमें निकालना है। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा कि अगर हम हानि प्रतिशत निकालेंगे तो कितना 6 बटे कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 144 प्लस 6, ये बन जाएगा CP, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, तो आंसर कितना बन गया 6/150 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे हमारे पास में। तो एक जीरो तो इसको काट देगी, 3 से काटो 3 दूना 6 हो गया, और 3 5 15 हो गया, और 5 से काटो तो 5 दूना 10 हो गया। आंसर कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 4% का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट कितना निकल के आ गया, दैट इज 4%। यही आंसर हो गया। कितना होगा, डी पार्ट हमारा राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो? सिंपल क्वेश्चन था। चलिएगा 20 क्वेश्चन में चलते हैं। 3 संख्याओं का औसत 7 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या निकालिए क्या होगी। 3 संख्या का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या होगी, थर्ड संख्या तीसरे नंबर की संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा। आंसर थे 15, 13, 7 और 4, ऐसे कुछ हमें आंसर दिखा रखे। देखिएगा तीसरी संख्या हम निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए। जो तीसरी संख्या बनेगी क्या बन जाएगी, 3 संख्या का औसत कितना 7 है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस पहली 2 संख्या का औसत कितना है 4 है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस कर दीजिए। 7 क्यों 21 होता है और 4 दूना 8 होता है, 21 में से 8 गया, का आंसर बना 13 आंसर, यही आपका आंसर बन जाएगा, दैट इज 13 इज योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। 21 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये कहता है एट मीन्स मोहन ने एक कार एट मीन्स कितना 2.5 लाख में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। आंसर थे 40%, 39.2%, 38.4% या 38%, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए मोहन को कार पर प्राप्त लाभ कितना हुआ। अगर हम निकालें कि मोहन को कार पर जो प्राप्त लाभ हुआ वो कितना हुआ, अगर ये निकाला जाए तो कितना निकलेगा हमारे पास में। देखो 348,000 में से हम क्या कर देंगे 25,000 माइनस कर देंगे, यानी 2.5 लाख माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 98,000, इतने रुपीज़ हमें आंसर में मिल जाता है। अब क्योंकि हमें क्या करना है लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट निकालना है कि कितना हमारा लाभ प्रतिशत हुआ है। अब पॉइंट पे कितना लाभ हुआ, ठीक है, किस कॉस्ट प्राइस पर हुआ, यानी कि जो हमारा क्या कॉस्ट प्राइस कितना था इनटू 100 कर देंगे, यानी कि सीपी कितना था या क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना होगा ये आपका जो कितना प्रॉफिट हुआ अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बन गया, इसको हमने यूज कर लिया। अब कितना कि हमें लाभ कितना हुआ 98,000 का हुआ। अब हमारे से कार खरीदी मतलब हमारे पास में वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास में 25,000 इतना बन गया हमारे पास में। चलिएगा और इंटू हमने क्या कर दिया 100 कर दिया, इंटू क्या कर 100 कर दिया। अब 1 2 3 0 1 2 3 0, एक जीरो यहाँ से चला गया, क्या बचा 98 और साथ में क्या एक जीरो 10 से आ गया अपॉन 25, अपॉन के इतना हो गया 25 हो गया, इससे काट लीजिए कितना हो गया 3, कितना बन जाएगा 9.2% आ गया, सीधा सीधा आंसर कट गया। तो हमें जो लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ 39.2%। कहाँ दिखा रखा बी पार्ट में दिया हुआ 39.2% हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का साधारण ब्याज
कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों में टाइम पूछा गया, ये कुछ टाइम के आंसर हमें दिखा रखे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या, मान लिया समय जो है वो कितना होगा, समय t वर्ष होता है या टाइम हमारा t होता है। रेट कितना दिखा रखा हमारे पास में, कितना, एट मीन्स 12% दिखा रखा। इतने का साधारण ब्याज यानी हमारे पास में प्रिंसिपल जो दिखा रखा है वो कितना है, ₹3000 दिखा रखा है। और सिंपल इंटरेस्ट जो दिखा रखा है वो कितना दिखा रखा, ₹1080 हो जाएगा। और रेट क्या दिखा रखी है, रेट परसेंट, दैट इज़ हमारे पास 12% का रेट परसेंट दिखा रखा। और समय को हमने टी मान लिया। क्या होता है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारे पास में वो कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू होता है PRT/100 होता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया हमारे पास में, 1080 बन गया, इजिकल टू प्रिंसिपल कितना है 3000 का है। चलिएगा रेट कितना है 12% का है। समय को क्या मान लिया, टी मान लिया, स्मॉल टी, अपॉन क्या कर दिया 100 कर दिया। ठीक है, हमें क्या निकालना, टी निकालना है। ठीक है, देखो इस जो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, कितना रह गया, यानी कि हम टी निकालें तो 1080 डिवाइड बाई कितना आ गया 30 और इंटू 12, तो एक जीरो से एक जीरो भी कट गया हमारे पास में। ठीक है, 3 से काटें तो 3 तिया 9 हो गया और 3 छंगा 18 हो गया, तो 36/12 आ गया और 12 तिया 36 होता है। तो समय कितना आ गया, समय आ गया इट मीन्स 3 वर्ष समय आ गया, 3 वर्ष में 3 साल में ये आंसर निकल गया। तो ए पार्ट जो है 3 ईयर जो है वो आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कहता है 23 क्वेश्चन कि साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। आंसर कुछ इस प्रकार से दिखा रखे हैं, 4%, 5 से 2/3%, 6% है, 6 से 2/3% ऐसे क्वेश्चन में दिखा रखे हैं। अब मान लिया कि वह धन जो है लेट जो है, मान लिया वो धन जो है यानी प्रिंसिपल जो है वो कितना है x है। ठीक है, ब्याज की दर मान लिया, रेट जो हमारे पास हो गया, रेट जो है वो R% हो जाता है। क्लियर, चलिएगा देखिए अब पॉइंट क्या बनता है कि जो साधारण ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो होता है PRT/100 होता है। अब इसने क्या कहा कि ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, उस धन मतलब x का क्या हो जाएगा 2/5, यानी कि 2/5 इंटू एक्स, यानी वैल्यू बन गई ऐसे इस तरह से 2x/5 बन गई। इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। चलिए तो ये बन गया 2x/5, तो सिंपल इंटरेस्ट बन गया। प्रिंसिपल था x, रेट कितना हो गया, रेट कितना हो गया, इट मीन्स हमें पता नहीं है। समय हमारे पास में t की बात करें, ठीक, वो कितना हो गया हमारे पास में, समय 10 वर्ष, समय कितना t इक्वल टू कितना हो गया 10 ईयर्स या 10 वर्ष था हमारे पास, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड बाई कितना हो गया 100 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलेगा, इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं और ये हमारा x जो है x से कैंसिल हो जाता है, तो कितना बन गया कि 2/5 इज इक्वल टू कितना बन गया r/, कितना आ गया 10 आ गया, r/10 आ गया। कोस मल्टीप्लाई करी 5r इज इक्वल टू कितना बन गया 2 × 10 दैट इज 20 बन जाएगा। r की वैल्यू 2 × 10 इन 20/5 हो गया, 5 2 10 हो गया, दैट इज r कितना आ गया, r आ गया 4% का। यही हमारा क्या हो गया आंसर बन गया, ए पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में 24, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। 24 क्वेश्चन ये कहता है कि दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं। ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा सी डी हो गया, दोनों इस ओ पॉइंट पे काट रही हैं। यदि एंगल ए ओ सी को 50 डिग्री कहा जाए, एंगल ए ओ सी यानी ये जो एंगल हमें दिखा रखा है ये कितना हो गया 50 डिग्री हो जाए, तो एंगल बी ओ सी की बात करें यानी ये वाला एंगल जो है 50 डिग्री ये हो गया। एंगल बी ओ सी कितना होगा ये हमसे पूछा गया, एंगल बी ओ सी कितना होगा ये हमसे पूछा गया। देखिए सोल्व करेंगे अब बाई लीनियर पेयर, देखें यानी कि
भाई लीनियर सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, हम जानते हैं। इट मीन तो एंगल AOB जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये लीनियर पेयर से देख लेंगे, सरल रेखा बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो एंगल AOB बना कैसे है, यानी एंगल AOB एंगल AOC प्लस एंगल BOC से मिलके बनता है, 180 डिग्री हो गया। अब AOC तो कितना 50 दिखा रखा है, प्लस ये हो गया एंगल BOC कितना बन गया हमारे पास 180 हो जाता है ये वैल्यू इक्वल टू में। तो एंगल BOC कितना बन गया, BOC बन गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, जो बन जाएगा कितना, दैट इज ऑफ 130 डिग्री। ये हमारा BOC का आंसर आ गया और ये हमारा क्या बन गया, फाइनल आंसर बन जाता है। दैट इज डी पार्ट इज योर राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे प्यारे दोस्तों आने वाली वीडियो के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। 25 क्या कहता है, देखिए 25 में हमें क्या दिखा रखा है, दी गई आकृति में एंगल BAC, जो एंगल BAC यानी ये जो एंगल दिखा रखा है ये 30 डिग्री है, एंगल ABC यानी ये जो एंगल दिखा रखा है ये 50 डिग्री है, और एंगल CDE यानी कि CDE यानी ये जो एंगल जो है ये 25 डिग्री है, एंगल AED ये वाला एंगल होगा, एंगल AED ये हमसे पूछा गया। चलिए आंसर तो 105 डिग्री, 115 डिग्री, 95 डिग्री या 75 डिग्री, ये कुछ आंसर हमें दिखा रखे। देखिएगा अगर हम इन ट्रायंगल ABC की बात करें, इन ट्रायंगल ABC में देखें तो ये जो एंगल जो है ACD, एंगल ACD कह लें या ECD कह लें, एंगल ACD कह लें, ACD कह लें या इट मीन्स एंगल ECD कह लें, ये कितना होगा, देखिए होगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है, दैट इज 50 प्लस 30 डिग्री, यानी ये वैल्यू बन जाएगी 80 डिग्री की, यानी ये एंगल आ गया 80 डिग्री का। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल किसमें, इट मीन्स ECD में देखें तो इस ट्रायंगल में देखें तो क्या होगा कि जो एंगल हमारे पास में AED है वो भी क्या होगा, इट मीन्स ये इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा और ये एंगल इन दोनों एंगल का प्लस होगा, यानी ये वैल्यू 80 प्लस 25 से मिलके बन जाएगी, दैट इज कितना बन गया, तो एंगल AED जो है वो इजिकल टू आ गया कितना, 8 2 10 कितना बन गया, 100 कितना बन गया, 105 डिग्री बन जाएगा। कितनी बन गई वैल्यू, 105 डिग्री बन गई, बस यही आपका आंसर बन गया, दैट इज 105 डिग्री। ए पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है, उसका परिमाप 40 मीटर है, उस खेत का क्षेत्रफल निकालिए कितना होगा। देखिए फिगर बना हुआ है, ABCD फिगर है हमारे पास में। अब ये लेंथ हमने x मान लिया और ब्रेथ को y मान लिया, ये हमारा डायगोनल हो गया। यहाँ 90 डिग्री बना हुआ, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये y हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हमें क्या दिखा रखा, x दिखा रखा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा, हमसे पूछा क्षेत्रफल क्या होगा, यानी हमारे पास में मान लिया खेत की लंबाई जो है, अब यहाँ लेट कर लेंगे तो लंबाई बन गई, तो लेट जो लेंथ बन गई या लंबाई जो बन गई वो तो x हो गई, और जो चौड़ाई हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई y, ठीक है, इतनी वैल्यू हमने लेट कर ली। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इन ट्राइंगल ऑफ AB या DAB में देखें तो क्या बनता है कि जो डायगोनल की बात करें, डायगोनल मतलब BD की बात करें, तो BD का जो स्क्वायर है हमारे पास में क्या बन जाएगा, AD का स्क्वायर बन जाएगा प्लस ऑफ AB का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर ये जो BD है इस हमारे पास आयताकार रेक्टेंगल का क्या डायगोनल है। चलिएगा राइट एंगल ट्राइंगल बना क्योंकि 90 डिग्री बना हुआ है ये पर, तो क्या लगा देंगे, इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। चलिएगा तो ये कितना वैल्यू बन जाएगा, BD का मतलब यहाँ पर BD तो दे रखा है 17, यानी ये तो वैल्यू 17 मीटर दे रखी है, यानी डायगोनल हमें दिया हुआ है 17 मीटर, तो ये कितना बन गया 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या बन गया x स्क्वायर, इट मीन्स AD कितना है y स्क्वायर है, यानी इसको y लिख लीजिए, प्लस AB कितना x स्क्वायर है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये होता है 289 होता है, 289 इज इक्वल टू क्या बन गया x स्क्वायर प्लस क्या बन गया y स्क्वायर बन गया। क्लियर, 289
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक इक्वेशन बन गई हमारे पास में। ठीक है, अगर हम पैरामीटर की बात करें, परिमाप की बात करते हैं, तो परिमाप क्या होता है? आयत का जो परिमाप होता है, किसका परिमाप किसका निकाल रहे हैं हम? आयत का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आयत का परिमाप का 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है। 2 लंबाई जमा कितना होता है? चौड़ाई होता है। अब 2 लंबाई से मतलब कितना? लंबाई हमारे पास x है और चौड़ाई हमारे पास कितना? 2l प्लस बी, वैल्यू बन गई हमारे पास में। तो ये कितना बन जाएगा? ये इसकी वैल्यू ये 46 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आंसर बन गया कि x प्लस वाई इजकल टू कितना आ गया? इसको डिवाइड कर देंगे तो 23 आ गया। ये हमने सेकंड इक्वेशन मान ली। x प्लस वाई की वैल्यू 23 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना बन गया? दैट इज 289। देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, क्या होता है कि x प्लस वाई का जो अगर स्क्वायर करें, x प्लस वाई का हम स्क्वायर करें, x प्लस वाई का यानी इसका दोनों तरफ से अगर स्क्वायर कर दें ऐसे इस प्रकार से, तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी? ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये तो पता है हमें कि ये तो 23 का स्क्वायर बन जाएगा इधर से। ये पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? ये 289 है। ठीक है, और प्लस 2xy। xy क्या है? xy है क्षेत्रफल। xy क्या है? क्षेत्रफल हमारे पास में दिखा रखा है। अब ये कितना है? 23 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना? 529 होता है। ठीक है, इजकल टू ये 289 हो गया और ये प्लस में 2xy हो गया। अब यहाँ से क्या निकलेगा? वैल्यू निकाल देंगे। कितना? हमें तो 2xy निकलना, वैल्यू निकालनी है। कितने बन जाएंगे? 529 में से हम 289 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब जैसे इसमें माइनस करेंगे तो 240 प्राप्त होगा। कितना? इट मीन्स 240 मिलेगा। ये 2xy के बराबर है। अब xy निकालेंगे, xy का मतलब क्षेत्रफल हो गया। दैट इज 240 बटे क्या बन गया? 2 बन गया। तो कितना आ गया? 120 वैल्यू निकल के आ गई 120 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया? क्षेत्रफल निकल के आ गया 120 मीटर स्क्वायर। और ये क्या बन गया? ये बन गया आंसर। ठीक है, तो 120 मतलब ये बन गया बी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया? इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27 क्या कहता है? ये कहता है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात जो है, 2 घन दिखा रखे हैं, उनके आयतनों का जो अनुपात है वो 27 कितना है? 64 है। इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? ये हमसे पूछा गया था। हमने मान लिया कि एक घन हमारे पास में ये है, क्यूब जो दिखा रखा है, एक क्यूब ये था और दूसरा क्यूब हमें ये दिखा रखा है। इसका हमने लेट कर लिया कि इसका जो साइड है वो ए है, इसका साइड जो है वो बी है। क्लियर हुआ? चलिए, तो क्षेत्रफल अलग अलग बन जाएंगे हमारे पास में। तो ये क्या? इट मीन्स एरिया ऑफ क्यूब जो होता है, तो यहाँ पे निकालें तो एरिया कितना बन गया हमारे पास में? इसका एरिया बन गया ए का क्यूब और यहाँ से जो एरिया बन गया हमारे पास में, इसका एरिया बन गया बी का क्यूब। क्लियर हुआ? चलेगा, दोनों के अलग अलग एरिया हमने फाइंड कर लिए। चलेगा, अब क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है कि देखो अलग अलग में कि इनके ये वॉल्यूम बन जाएगा, एरिया नहीं बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, गलत लिख दिया। दैट इज ऑफ ये बनेगा वॉल्यूम, एरिया नहीं, वॉल्यूम बनेगा। ये बन जाएगा वॉल्यूम, एरिया नहीं, वॉल्यूम बनेगा। ये तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसका वॉल्यूम बन गया ए का क्यूब, इसका बन गया वॉल्यूम बी का क्यूब। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर आयतनों के अनुपात दिए हुए, क्यूब का वॉल्यूम होता है, नॉट एरिया। दैट इज, तो ये क्या है? क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब और ये वॉल्यूम बन गया बी क्यूब। तो यहाँ से क्या कहता है? ए का क्यूब अपॉन बी का क्यूब इज इक्वल टू 27:64। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी अगर ए अपॉन बी निकालें तो क्या करेंगे? क्यूब रूट 27 करना पड़ेगा और क्यूब रूट में ही 64 करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू कितनी गई? ए और बी का रेशियो निकालें तो ये कितना आ गया? 3/4 आ गई, 3/4 निकल के आ गई। अच्छा चलिए, अब इसके क्या? संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का मतलब कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का अगर निकालें तो इसका वैल्यू कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a² और दूसरे वाले का हो जाएगा 6b² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? अब a/6 से 6 तो कट जाएगा। नॉर्मल आंसर आ गया कि a/b की बात आएगी। a² की मतलब जो बात करें तो 6 × a² कर दें सीधा सीधा, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे? 6 × a², 6 तो कट जाएगा हमारे पास में, तो ये तो वैल्यू कट जाएगी। पॉइंट आ गया ए का मतलब ये क्या होता है? 3 × 3 बन गया और ये 4 ×
4 बन जाएगा। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वैल्यू जो है, काटे नहीं, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू तो हमसे पूछी गई है 6a² बटे 6b², यानी संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का रेशो जो पूछा गया। तो a² बटे b² वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास में, ये बन गया, एट मीन्स 3 तिया 9 बन गया हमारे पास में, और ये 4 चौक 16 बन गया। और यहाँ पर कितना दिखा रखा, यहाँ पर दिखा रखा 6 मल्टीप्लाई और 6 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारे पास 9 रेशो कितना 6 मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहाँ से आ गया, और 6 मल्टीप्लाई बाय कितना 4 चौक 16 यहाँ से आ गया। तो क्या बन गया, इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना बन गया, जो संपूर्ण पृष्ठ हैं हमारे पास, संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो बन गया वो कितना बन गया, वो बन गया कितना, दैट इज 9:16। इसकी बात करेंगे, 9:16 की बात करेंगे, ठीक है। तो 9:16 हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज आपका राइट आंसर बन गया 9:16। सी पार्ट हमारा सही आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, 28 क्वेश्चन में देखो 256 की पावर 0.16 है और 16 की पावर 0.18, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिखा रखा है। इसकी वैल्यू पूछी गई है, आंसर कुछ इस प्रकार से दिखाए हुए। देखो 256 की बात करें तो 256 देखो लिख लेते हैं, 256 की पावर है 0.16, ऐसे ही 16 की पावर दिखा रखी है 0.18, ये दिखा रखा है। अब 256 क्या होता है, 2 की पावर 8 को बोलते हैं, 2 की पावर 8 हो गया। अब ये 16.16 जो है इसको हम 16/100 लिख सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई। ये क्या होता है हमारे पास, ये 2 की पावर 4 होता है, और इसको आप 18/100 लिख सकते हैं, ऐसा बन गया। ये वैल्यू बन गया यहाँ पर दोनों केस में हमारे पास में। चलो आपके दोनों का बेस सेम है, तो ये क्या बन गया हमारे पास में कि 2 की पावर 16 8 कितना बन गया हमारे पास 128, यानी 128/100 तो यहाँ बन गई। ऐसे ही 2 की पावर करें 18 चो कितना 72/100 यहाँ बन गई। अब क्योंकि बेस सेम है तो पावरें क्या जुड़ जाएंगी, पावरें जुड़ जाएंगी आपस में। बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 128 + 72 और डिवाइड बाय कितना बन गया हमारे पास में 100 बन गया। अब ये क्या होता है 200 होता है, यानी 2 की पावर कितना बन गया 200/100, दैट इज ऑफ कितना बन जाता है 2 बार कट जाएगा, यानी 2 की पावर कितना आ गया 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 होता है। यही आंसर था हमारे पास, ठीक है। ए पार्ट आपका आंसर बन गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है 29, ये कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य भी हो। इसका मतलब ये हुआ कि 10, 12, 15 और 18 ये हमें कुछ नंबर दिखा रखे हैं। अगर इन नंबर्स का हम क्या करते हैं, इन नंबर का हम एलसीएम निकालें, एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। देखो सबसे पहले इसको 2 से काट लेते हैं, 2 पंजा 10 हो गया, 2 छिका 12 हो गया, ऐसे इट इज 15 ऐसे, और 2 नंबर 18 हो गया। चलिए 2 से कट जाएगा, कितना बन जाएगा 5 से 2 3 6 बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं कटेगा और ये एज इट इज रहेगा। फिर इसको आप 3 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 5 से 3 1 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, फिर 3 से काट सकते हैं इसको आप, कितना बन जाएगा 5 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, और ये 1 बन गया। अब इसको 5 से काट सकते हैं, तो ये कितना बन गया 1 1 1, यानी हमारे पास में जो वैल्यू प्राप्त हुई, यानी 10, 15, 12 और 18 का जो एलसीएम निकला है, तो एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकला 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, लेकिन 5 अकेला है, 5 अकेला। इसका मतलब अभिष्ट संख्या क्या होनी चाहिए थी। अगर हम अभिष्ट संख्या की बात करें कि वो अभिष्ट संख्या क्या होगी जिसकी हमें पूछ रहा है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 में 5 के साथ एक 5 और होता, तो ये वैल्यू भी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाती। तो ये आंसर क्या बन जाता, 2 दूना 4, 3 3 9 और 5 बजे 25 बन जाता है। यानी कि अगर हम बात करते 9 चौक 36 गुना 25 की, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आती, ये वैल्यू 900 बन जाती। क्लियर, दैट मीन्स वो आंसर क्या होना चाहिए था
900 होना चाहिए था, जो हमारे पास में एक्चुअल आंसर क्या देता, वो छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग बन जाती, तो वो क्या बन जाती, पूर्ण वर्ग बन जाती, और 10, 12, 15 और 18 से पूरी तरह से विभाजित भी हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कि 1/3, 2/9, 5/6 एंड 4/27 का लघुत्तम शॉर्टवर्धक एलसीएम क्या होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं 1 से लेकर 30 तक, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो CTET पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिएगा, एडमिस देखिएगा, अगर हमारे पास में इस तरह से वैल्यू आए कि क्या करते हैं, जैसे दिया 1/3 दिया हुआ, कोमा 2/9 दिया हुआ, कोमा 5/6 दिया हुआ है, और साथ में कोमा 4/27 पूछा गया है, 4/27 लिया हुआ है, और इसका क्या करवाया है, इसका क्या कहता है, एलसीएम पूछा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है, जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 4 है, क्लियर। इसका तो आप क्या करते हैं, इसका तो आप एलसीएम फाइंड कर देंगे अपॉन जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे 3 है, 9 है, 6 है और 27 है, इसका आप HCF फाइंड करेंगे, अब पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर एलसीएम की बात करें तो कितना हमारे पास में जो 1, 2, 5 और 4 की बात करें, इसका जो एलसीएम निकल के आएगा 5 कितना होता है, 20 होता है। अगर हम HCF की बात करें तो इसका HCF निकल के आएगा कितना, 3 HCF निकल के आता है। इस प्रकार से हम अगर इसका HCF निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे तो 20/3 निकल के आएगा, और यही हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाता है। दैट इज सी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आने वाली वीडियो के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे चैनल स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।